हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये चैप्टर 8 है। इसमें आज हम लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और जो धारा 141 से 160 तक है, बेसिकली उनको लेकर चलेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, दंगा हो गया, बलवा हो गया या हमला हो गया, जितने भी संबंधित या विधि विरुद्ध जमाव हो गया, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा जिनके चारों ओर यह पूरा चैप्टर घूमेगा। जैसे मेरी आदत है, हर चैप्टर में शुरुआत में कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ, उन्हीं के चारों ओर वह चैप्टर घूमता है ताकि आप कहीं पर उलझो तो आप उन्हीं बिंदु पर वापस आओ और उसी मार्ग पर फिर से निकल पड़ो और मेरे साथ चल पड़ो। आप पीछे मत छूटो। कई बार होता है कि पढ़ाने वाला आगे निकल जाता है, स्टूडेंट पीछे रह जाता है, तो पढ़ाने का फ़ायदा नहीं रहता। फिर कुछ कोई मतलब नहीं रहता। पढ़ाने का फ़ायदा तभी है जब आप मेरे साथ साथ चलें। मुझे पता चलता रहता है कि यहाँ पर आप उलझे होंगे, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट की गहराई का, उनकी डेप्थ का, उनकी उलझनों का पता है। मुझे पता है आप यहाँ पर उलझे होंगे, तो मैं वापस वहीं पर बैक आता हूँ, फिर उसको रिपीट करवाता हूँ और फिर आपको साथ में आगे बढ़ाता हूँ। तो फिर चलते हैं, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए। और सूचना छोटी सी दूंगा कि जिनको सतही ज्ञान पसंद है वो प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि सतही ज्ञान यहाँ पर नहीं मिलेगा। बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। और 141 160 इतनी गहराई से धाराएं कवर करवा दूंगा। किसी के साथ बैठ जाना, किसी वकील के साथ बहस करने लग जाना, मात नहीं खाओगे। कहीं भी कभी भी इन धाराओं में जो है उलझन आपके दिमाग में नहीं पड़ेगी। चुटकियों में आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, ये मेरी गारंटी है, चाहे भले ही आप जीरो पर आए हों। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। चैप्टर 8 धारा 141 से 160 तक कवर करवाऊंगा। और इसमें जो लोक प्रशांति है, लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं उनको लेकर चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल से ही कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका। लोक प्रशांति क्या है? लोक में क्या आता है? लोक में राज्य आता है एक, और लोक में आते हैं राज्य के बाद व्यक्ति। ठीक है। और राज्य की थ्योरी मैंने होब्स और लोक वाली बताई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर सरकार का निर्माण किया ताकि वो शांति से रह सकें, उनको न्याय मिल सके, उनका विकास हो सके। ठीक है। फिर आते हैं व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और राज्य के विरुद्ध अपराध। अगर ये दोनों अच्छे से रहें, शांत रहें, इनके विरुद्ध कोई खतरा ना हो, तो वह होती है लोक प्रशांति। कोई दिक्कत नहीं। फिर इन दोनों पर जब कोई व्यक्ति खतरा डालता है, अपराध करता है इन दोनों के विरुद्ध, तो वह हो जाता लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। समझ गए? यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों का मतलब है राज्य यानी सरकार, गवर्नमेंट। सरकार कोई काम कर रही है, सरकार ने बनाई विधि, विधायिका ने बनाई मान लो विधि। अब इस विधि को लागू कर रही है कार्यपालिका। कार्यपालिका के नीचे क्या है? लोक सेवक। कोई लोक सेवक इसको लागू कर रहा है और कुछ लोग आए और इस विधि को लागू करने से रोक दिया। ये क्या हो गया? अपराध हो गया एक। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, उसको करने से रोक दिया। ये क्या हो गया? अपराध हो गया एक। व्यक्ति काम कर रहा अपना, इसका घर है, कोई माफिया आया, घर पर कब्जा कर लिया, क्या हो गया? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। तो ये होता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। ये चैप्टर बेसिकली इन्हीं बिंदुओं के चारों तरफ घूमेगा। अगर कहीं पर उलझो तो इन बिंदुओं पर आना और फिर से आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं साथ साथ में लेकर चलूंगा, उलझने आपको दूंगा मैं नहीं, चिंता मत करो। ठीक है। इन चारों तरफ ये चैप्टर घूमने वाला है। 141 160 धाराएं हैं। तो चलिए अब चलते हैं धारा 141 पर। धारा 141 क्या कहती है? धारा 141 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव जहां हो और इनका सामान्य उद्देश्य हो। ठीक है। अब विधि विरुद्ध जमाव पूछ सकते हैं कि सर क्या होता है, और ये सामान्य उद्देश्य वाली बात आपने की, ये क्या होता है? आपने सामान्य आशय तो बता था, इसमें भी क्लियर करूंगा सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है। अब विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव हो, सामान्य आशय हो, सामान्य आशय हो। अब ये क्या है? सामान्य आशय हो।
ये विधि विरुद्ध जमाव राज्य के विरुद्ध भी हो सकता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या है? विधि विरुद्ध जमाव है क्या? 5 या अधिक व्यक्तियों का जो जमाव होता है, 5 या अधिक, 5 से कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए, पहली शर्त है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव पहली शर्त है। अगर यह शर्त नहीं है, यानी 4 व्यक्ति हैं और इकट्ठे हो गए, तो वह विधि विरुद्ध जमाव नहीं माना जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है विधि विरुद्ध जमाव उसे कहेंगे जिसका सामान्य उद्देश्य हो। सामान्य उद्देश्य हो, सामान्य उद्देश्य हो, यानी हमें यह काम करना है, सामान्य उद्देश्य को लेकर चल रहे हों। तीसरा, इन चीज़ों से, सामान्य उद्देश्य से और इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हों, कार्य कर रहे हों, या कोई लोप कर रहे हों कार्य का, यानी किसी को कार्य करने से रोक रहे हों। ठीक है, 2 चीज़ें हो रही हों, तो ये आवश्यक तत्व हैं विधि विरुद्ध जमाव के। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ये मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। सामान्य उद्देश्य और आशय मंत्र बताऊंगा। उद्देश्य जो है जरूरी नहीं है कि सभी को पता हो, मतलब सभी के साथ विचार विमर्श किया जाए। उद्देश्य और आशय में बेसिकली अंतर यह होता है, उद्देश्य में पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी के साथ विचार विमर्श हो, विचारों का आदान प्रदान हो। यहाँ पर सिर्फ मात्र शामिल होना, सम्मिलित होना ही उद्देश्य में, मतलब उस चीज़ में। यहाँ पर मान लीजिए किसी को उद्देश्य का पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान है, वह इसमें शामिल होगा विधि विरुद्ध जमाव में, तो वह दंड का भागी होगा। यह बहाना नहीं चलेगा कि मुझे यह चीज़ पूरी नहीं पता थी। आशय में क्या होता? आशय में अपराध से पहले जो इच्छा होती है लोगों की, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जो पूरी प्लानिंग होती है, वह होता आशय। तो यह बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। विधि विरुद्ध जमाव सामान्य उद्देश्य से, ये 3 आवश्यक शर्तें हैं, कार्य लोप या हो जाए। अब आते हैं आगे, अब सिचुएशन पर आते हैं कि ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं सिचुएशन पर कि ये विधि विरुद्ध जमाव हो गया, ये सामान्य उद्देश्य है इनका, ये क्या कार्य कर सकते हैं, क्या लोप कर सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं। पहले आते हैं हम राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध क्या कार्य कर सकते हैं, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चैप्टर घूमेगा, इनको ध्यान रखना। राज्य के विरुद्ध विधायिका, कार्यपालिका का जो लोक सेवक है, न्यायपालिका का जो लोक सेवक है, उसको आतंकित करना, काम करने में बाधा डालना उसके, या ऐसा प्रयत्न करना। ठीक है, या ऐसा प्रयत्न करना, या जो विधिक प्रक्रिया है, जो निष्पादन है उसका, जो उसको लागू किया जा रहा है, किसी योजना को, किसी नीति को, उसका प्रतिरोध करना। ठीक है, उसका नीति का प्रतिरोध करना, निष्पादन में प्रतिरोध करना, यानी जब उसको लागू किया जा रहा है तो उसका प्रतिरोध करना, उसको लागू न होने देना। अगला आ गया राज्य के विरुद्ध। अगली आ गई कोई रिष्टि, आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। ठीक है, कोई रिष्टि, आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। यह आगे विधि विरुद्ध जमाव जब राज्य के विरुद्ध होता है, राज्य की जो चीज़ें हैं उनके विरुद्ध होता है, मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं व्यक्ति के विरुद्ध कि कुछ लोग, 5 लोग इकट्ठा हो गए, उनका सामान्य उद्देश्य है, अब व्यक्ति के विरुद्ध वो कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति की कोई संपत्ति है, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं फिर भरा भरा हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ एक साइड से, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, जो ऊपर बेसिकली चीज़ें हैं इनको मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, साइड वाले को साफ कर देता हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ ताकि आप वापस इन पर आ सको और समझ सको। अब देखो व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या हो सकता है। धारा 141 ही चल रही है अभी तक, ये मत सोचना कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गए, धारा 141 पर हैं हम, ये ध्यान रखना। अब व्यक्ति के विरुद्ध क्या हो सकता है? व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनसे वंचित करना, अधिकारों से उसे वंचित करना, जैसे उसके घर पर कब्जा करना, घर कब्जा हो गया, उसके मार्ग पर कब्जा करना, उसकी संपत्ति पर कब्जा करना। ठीक है, दूसरा हो गया लोप करना। लोप करना यानी कोई किसी काम के लिए करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं है विधि के अनुसार, यानी उसको वह कर्तव्य नहीं सौंपा गया है, उसके बावजूद आप उससे वह काम करवा रहे हो, धमकी दे रहे हो उसे, वह काम करवा रहे हो, धमकी देकर काम करवा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, धमकी देकर काम करवाना,
तो ये क्या हो गया, लोभ करवा रहे हो, धमकी देकर काम करवाना। तो ये दो तरीके से अपराध व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधि विरुद्ध जमाव सामान्य उद्देश्य के साथ कर सकता है। विधि विरुद्ध जमाव 5 व्यक्ति दिमाग में आ जाने चाहिए या 5 व्यक्तियों से ज़्यादा, 5 से कम आ गए वह विधि विरुद्ध जमाव नहीं रहेगा। सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य नहीं है, विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। इसका भी मैं आगे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल को अब लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि 7 व्यक्तियों ने मिलकर अपराध किया हो, 7 व्यक्ति अभियुक्त हो, यानी 7 व्यक्तियों को पुलिस ने उठाया हो कि विधि विरुद्ध जमाव में शामिल थे। अब 4 सदस्यों को दोष मुक्त कर दिया हो कि नहीं, ये तो दोषी नहीं है, ये विधि विरुद्ध जमाव में शामिल नहीं थे। अब बचे 3 व्यक्ति। तो क्या अब 3 व्यक्तियों को विधि विरुद्ध जमाव के रूप में बलवा के लिए दोषी किया जा सकता है? अब बलवा क्या होता है, ये भी एक नई उलझन आ गई सामने। तो बलवा होता है बेसिकली जो जमाव हुआ था, जो उद्देश्य हुआ था। मान लीजिए 5 व्यक्ति आराम से बैठे हैं, वो अपने उद्देश्य के लिए, जो उस उद्देश्य को अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है और हिंसा का प्रयोग करता है, उसे कहते हैं बलवा। ठीक है, तो क्या जो 3 व्यक्ति बचे हैं, जो पुलिस ने 7 उठाए थे, उसमें से 4 तो दोषी हो गए, अब बचे हैं 3। तो क्या 3 को दोषी किया जा सकता है या बलवा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? तो वही शर्त आ गई, विधि विरुद्ध जमाव ही नहीं है तो बलवा कहाँ से हो गया? बलवा की पहली शर्त है कि वह विधि विरुद्ध जमाव मतलब हो, अगर तभी बलवा हो सकता है। अगर 5 से कम व्यक्ति हैं तो वह विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। तो 5 से कम व्यक्तियों ने कोई अपराध किया, मान लीजिए 4 व्यक्तियों ने अपराध किया है, तो वह बलवा नहीं कहा जाएगा फिर। ठीक है, 5 व्यक्तियों ने किया है, सामान्य उद्देश्य से किया है, तो वह बलवा कहा जाएगा, हिंसा की है। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, तो उनको बलवा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग हैं, उनका सामान्य उद्देश्य है, तो क्या उपस्थिति मात्र ही, आप वहां से गुजर रहे थे, आपने देखा क्या मामला है, आप थोड़े से खड़े हो गए, आप वहां पर उपस्थित हो गए, तभी पुलिस आ गई, तभी सभी को उठा लिया, साथ में आपको भी गलतफहमी में उठा लिया, अब मामला कोर्ट में गया, तो क्या उपस्थिति मात्र से ही आप धारा 141 के भागी हो गए? यहां पर यह क्वेश्चन भी उठता है। ठीक है, जबकि आपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कोई कार्य नहीं किया। तो यहां पर फिर आंसर है नहीं, उपस्थिति मात्र से कोई जो है सदस्य नहीं बन जाता, जब तक उसने कोई सामान्य उद्देश्य में अनुसरण में कोई कार्य ना किया हो, या वह यह जानता हो कि यह कार्य वह क्या कर रहा है, या वह पहले से सदस्य हो, तब तक आप उसके सदस्य नहीं माने जाएंगे, उपस्थित होने मात्र से ही। ठीक है, तो उपस्थित होने मात्र से सदस्य नहीं माने जाएंगे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे धारा 141 के। अब एक क्वेश्चन आता है कि हो सकता है कि सर इकट्ठे होते समय तो विधि विरुद्ध ना हो, बाद में विधि विरुद्ध हो जाए, तब क्या करेंगे? मतलब क्या यह माना जाएगा विधि विरुद्ध जमाव? यानी इकट्ठे हुए तब तो कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था, अब कोई व्यक्ति दिखा और एक बंदे ने समूह में जो खड़ा था उसने बोला कि इसके साथ मेरी यह रंजिश है पुरानी, उसके बाद उनका एक सामान्य उद्देश्य बन गया कि हाँ मेरी भी कुछ है, मेरी भी कुछ है, फिर वहीं पर उन्होंने सामान्य उद्देश्य बना लिया और उस व्यक्ति की वहाँ पर हत्या कर दी। तो क्या यह विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा विधि विरुद्ध जमाव यह, क्योंकि हो सकता है जब इकट्ठे हुए थे तब विधि विरुद्ध जमाव ना हो, लेकिन बाद में हो सकता है। ये क्वेश्चन आए कि क्या विधि विरुद्ध जमाव पहले होना जरूरी है? क्या अगर विधि विरुद्ध जमाव पहले नहीं है तो बाद में बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है बाद में, जो मैंने अब आपको एग्जाम्पल दिया है। और ये जो स्टेटमेंट है ये दी थी माननीय न्यायालय ने शिवाजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला था, इसको भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब जो मैंने बताया है। शिवाजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला था, स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला था उसमें यह बात बोली थी, ये ध्यान रखना। ये धारा 141 थी, इतनी बड़ी, इसी डेप्थ से चलना ज़रूरी है, तभी बाबू बनोगे आईपीसी में, लॉ के क्षेत्र में, नहीं तो फिर वही सती ज्ञान लेकर सारी उम्र तैरते रहना, किनारा कभी मिलेगा नहीं। अब आते हैं धारा 142 पर। धारा 142 बोलती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, जानते हुए कि विधि विरुद्ध जमाव है, साक्ष्य सम्मिलित होना या जमाव का सदस्य बनना या बने रहना। यहाँ पर 3 वर्ड आए हैं, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 141 का ही अगला कदम यह है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, सदस्य होना, जमाव में सम्मिलित होना, सम्मिलित होना
या जमाव में बने रहना, साआश्य सम्मिलित होना, यहां पर लिखो साआश्य सम्मिलित होना, इंटेंशन के साथ सम्मिलित होना विधि विरुद्ध जमाव में धारा 142 क्या कहती है। बने रहने का मतलब क्या है? बने रहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से उपस्थित रहना उसमें। सम्मिलित होने का मतलब है कि सम्मिलित होना, सदस्य होना मात्र अपराध है, भले ही कोई प्रकट कार्य न किया हो, ये चीज ध्यान रखना। सम्मिलित होना, अगर आप साथ से आप जानते हो कि ये विधि विरुद्ध जमाव है और आप सम्मिलित हो, उसके बावजूद आप सिर्फ बैठे हो, आपने कोई अपराध नहीं किया, मतलब आपने किसी के साथ हिंसा नहीं की है, तो आप अपराधी माने जाओगे मात्र सम्मिलित होने से। ठीक है, मात्र सम्मिलित होना अपराध है, अपराध के भागी हो गए आप। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं आपको बोलता हूँ तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं कि आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ। आप कहीं दुखी मत हो जाना कि मैंने आपको ही अपराधी बना दिया है। ठीक है, कोई आपको अपराधी नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। सम्मिलित होना मात्र ही अपराध। बने रहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से उपस्थित रहना, शारीरिक रूप से उपस्थित रहना। यानी क्या बोलती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, साहस्य सम्मिलित होना, मात्र सम्मिलित होना ही अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखो कि हो सकता है कि आप डायरेक्ट नहीं अपराध में दिख रहे हो, आप इनडायरेक्ट सम्मिलित हो, सदस्य हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट सम्मिलित हो। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 5 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति सड़क पर खड़े हैं, 2 व्यक्ति पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और सड़क से एक दूसरी सड़क इंटरलिंक है, छोटी जा रही है अंदर की ओर, और वो पेड़ है जो वो अंदर वाली सड़क की ओर है, और जो 3 व्यक्ति बाहर खड़े हैं बाहर वाली बड़ी सड़क पर खड़े हैं। इमेजिनेशन करो थोड़ी। अब जो 2 व्यक्ति हैं, मान लो वो पेड़ पर चढ़े हुए हैं, और जो पेड़ के आगे है एक व्यक्ति का घर है और वो उस पर नज़र रख रहे हैं, और एक व्यक्ति कान पर फ़ोन लगाए हुए है, एक व्यक्ति दूरबीन से देख रहा है। मैं पूरा व्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इमेजिनेशन करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एक व्यक्ति ने दूरबीन से देखा कि हाँ बाहर निकल रहा है, अकेला है, बाइक पर बैठा और घर से निकल लिया। दूसरा व्यक्ति जो कान पर फ़ोन लगा उसने बोला कि हाईवे पर कुछ ही देर में पहुंच जाएगा, इसके घर से निकल लिया है। 3 व्यक्ति वहां पर खड़े हैं जो हाईवे पर, वो अपनी बंदूक अपनी गाड़ी से निकालते हैं और तैयार करते हैं, और जैसे ही वह हाईवे पर चढ़ता है उसको गोली मारते हैं और तीनों गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। अब क्या यह विधि विरुद्ध जमाव है? क्या जो 2 व्यक्ति हैं जो पेड़ पर चढ़े हुए हैं वह भी हत्या के दोषी माने जाएंगे, या जो सहयोग कर रहे हैं क्या वह हत्या के दोषी माने जाएंगे? यह विधि विरुद्ध जमाव है और वह हत्या के दोषी माने जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार माने जाएंगे जैसी हत्या उन्होंने ही की हो, उनको उतनी ही सजा मिलेगी। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, धारा 142 वाला। धारा 142 क्या कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 142 बोलती है सदस्य के बारे में, यानी जो सदस्य होते हैं उनके बारे में बताती है। धारा 141 थी विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, किस प्रकार होता है। धारा 142 का अगला कदम ये बोलते हैं उनके सदस्यों के बारे में ये चीज़ें। अब आते हैं धारा 143 पर। धारा 143 इस काम के दंड के बारे में बात करती है कि यानी जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, ये तो मैंने बताया, अब हिंसा वाला जो एग्जाम्पल दिया था, अब इससे अलग एग्जाम्पल लो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव है, उसमें कोई हिंसा नहीं होती, तो उसमें कितना दंड मिलेगा। ठीक है, तो उसमें 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। अब आते हैं धारा 143 पर। धारा 143 यानी दंड के बारे में बात करती है कि विधि विरुद्ध जमाव जो होता है, विधि विरुद्ध जमाव में सदस्य जो होता है, सदस्य, दंड कितना मिलेगा। तो क्या बोला है, 6 माह का कारावास, 6 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों, इतना क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अब आते हैं धारा 144 पर कि सर आपने बताया सामान्य व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जमाव का, कि जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए धरने पर बैठे हैं बेचारे सीधे साधे लोग सामान्य उद्देश्य के साथ। अब कुछ लोग खतरनाक भी होते हैं और वह मान लीजिए डाकुओं जैसे उनका हुलिया है या उन्होंने हथियार उठा रखे हैं
और वह विधि विरुद्ध जो है जमाव करते हैं तो उनके लिए क्या सज़ा है और उनके लिए क्या व्यवस्था आईपीसी में की गई, या उनका जो सदस्य होता है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो धारा 144 बोलती है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, जिन हथियारों के उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। क्या मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। धारा 144 बोलती है कि घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, जिनसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ये मात्र सम्मिलित होने की बात की है मैंने। अगर कोई ऐसा करता है, मात्र सम्मिलित होना, सदस्य बनना, भले ही उसने कोई अपराध ना किया हो, उसके लिए दंड की व्यवस्था है और वह दंड होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। कितना दंड होगा? 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, अगर ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है दोनों। ये धारा 144 क्या है जो 142-43 मैंने बताई है, 141-42 बताई है धाराएं, उनका उत्तेजक रूप है। यानी 141-42 में सीधे साधे लोग थे, यहाँ पर बदमाश लोग आ गए, उत्तेजक रूप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब धारा आते हैं 145 पर। किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। किसी विधि विरुद्ध जमाव का यह जानते हुए सदस्य होना कि उसका आदेश दे दिया गया है बिखरने का, कि तीतर बितर हो जाओ, हट जाओ, चले जाओ यहाँ से, उसके बावजूद आप सदस्य बने हुए हो, उसमें क्या और कितना अपराध मिलेगा, कितनी मतलब दंड मिलेगा। धारा 145 यानी क्या क्या चीज़ें हैं? विधि विरुद्ध जमाव, जानते हुए सम्मिलित होना कि इसका समादेश दे दिया गया है बिखराव का, कि हट जाओ चले जाओ, उसके बाद सम्मिलित होना। तो इसमें सम्मिलित होने के साथ बने रहना कि आप सम्मिलित तो हो गए हो लेकिन वहां से हट भी नहीं रहे हो, पुलिस का सामना कर रहे हो, तो इसमें क्या सजा मिलेगी? इसमें है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसमें धारा 145 और जो 151 है, यह विशेष मामलों में ही लागू होती है, जो गंभीर रूप से जो शांति भंग हो सकती है। जहाँ ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि कोई धारा 145 और 151 कब लागू होती है? गंभीर मामलों में लागू होती है। यानी जब ऊपर से आदेश दिया जाए सीनियर अफसर द्वारा कि समादेश दे दो बिखराव का, अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। गंभीर, जहाँ शांति भंग होने की संभावना हो, शांति भंग होने की जहाँ गंभीरतम संभावना हो। धारा 141-42 वाला मामला था शांति, मतलब उसमें जो है ज़्यादा हिंसा का कोई इनपुट नहीं दिख रहा था। 144 में हिंसा का इनपुट था, हथियार थे। 145 और उत्तेजक हो गई जहाँ पर। ठीक है, यानी जो धारा है आईपीसी की लय की, उसमें ऐसे चलती हैं, ये पीक पर आती है एक धारा। ठीक है, उसके बाद उस धारा से संबंधित जो जिस क्राइम से संबंधित धाराएं होती है वो खत्म होती जाती हैं। ठीक है, यानी पीक पर अपराध आते जाते हैं, आईपीसी की धाराएं वैसी बढ़ती जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लय में पढ़ो, एक फ्लो में पढ़ो। अगर पहले 145 पढ़ोगे फिर 141 पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए पहले 141 से 42-43 ऐसे चलते चलो। तो यहाँ पर क्या है, 145 और 151 क्या है? गंभीर मामलों में लगती हैं। अब यहाँ पर दंड कितना मिलेगा? यहाँ पर सदस्य होना मात्र, चाहे भले ही कुछ करो ना, या बने रहना मात्र, वहाँ पर खड़े रहना, या वहाँ से भागना नहीं, मतलब कोई वहाँ से भागता नहीं, वहाँ पर खड़े रहता है या सदस्य बने रहता है, तो मात्र कितना दंड मिलेगा? 2 वर्ष का कारावास मिलेगा या जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। अब आते हैं 146 पर। ये धारा 145 होगी, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। और इतना आप समझ गए होंगे अब तक, मुझे यह भी लग रहा है कि थोड़ा मैं साफ कर दूँ ताकि पढ़ाने में फिर आसानी होगी। ये जो मेन पॉइंट मैंने लिखे थे इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इसको भी मैं साफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ।
बस इतना रहने देता हूँ, ठीक है, इतने से समझ लोगे, अगर कहीं समस्या आएगी तो। होब्स और लोक है ये, देख ध्यान रखना, होब्स और लोक की थ्योरी है। धारा 140 ये बलवे से संबंधित है। आप बोलोगे बलवा क्या होता है, बलवा इंग्लिश में लिखूं राइट, इससे संबंधित है ये। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली है विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, यानी जो उनका सामान्य उद्देश्य था विधि विरुद्ध जमाव वालों का, उन्हीं में से कोई सदस्य उठकर आता है और कोई हिंसा पर मतलब उतर आता है, या जो उनका उद्देश्य था उसको हासिल करने की ओर अग्रसर होता, आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं बलवा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, उसको कहते हैं बलवा। ये धारा 140 में डिफाइन है। यानी विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा प्रयोग करना, तब प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी हो जाएगा। ठीक है, बलवा क्या है, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, जमाव का जो सदस्य है उसके द्वारा सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए हिंसा करना। तो जो हिंसा इस सदस्य द्वारा की जाएगी, माना जाएगा कि वह सभी ने की है। ऐसा माना जाएगा कि वह सभी ने, जैसे अकेले अकेले की हो, सभी उसके दोषी माने जाएंगे, सभी ने की, सभी इसके दोषी माने जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बलवा और विधि विरुद्ध जमाव, इनमें थोड़ा अंतर मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, जब तक विधि विरुद्ध जमाव नहीं होगा तब तक बलवा नहीं हो सकता। ये नहीं है कि पहले बलवा हो गया और फिर कहोगे विधि विरुद्ध जमाव होगा। विधि विरुद्ध जमाव होगा तभी बलवा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव की ही अगली स्टेज बलवा है। विधि विरुद्ध जमाव की अगली स्टेज बलवा है। इसमें क्या होने चाहिए, 5 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, या अधिक हो सकते हैं। दूसरी बात होनी चाहिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है हिंसा। अब हिंसा कई प्रकार की होती है, व्यक्तिगत हो सकती है या संपत्ति की हो सकती है। संपत्ति की हिंसा का मतलब है तोड़फोड़ करना शुरू कर देना, तोड़फोड़ शुरू कर देना, बसों को तोड़ देना, चीज़ों को तोड़ देना। व्यक्तिगत हो सकती है, व्यक्तियों को पीटने लगना। हिंसा 2 प्रकार की हो सकती है। जबकि यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव में जो धारा 141-42 है, ठीक है, इसमें हिंसा नहीं होती है, हिंसा या बल नहीं होती। मैंने क्या कहा था कि सफ़ेद पोशाक पहने आराम से सीधे साधे आदमी धरने पर बैठे हैं। और धारा 144 में क्या बताया था कि बदमाश टाइप के कुछ लोग हैं जो हथियार उठाकर आ रहे हैं। दोनों में अंतर बताया था। तो यहाँ पर क्या है, हिंसा नहीं होती है। बलवा में क्या अंतर है कि यह तो होगा ही होगा। इनमें से मान लो जो कोई शांति बैठा हुआ, एक ने खड़ा होकर पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे, ठीक है, या तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो ये क्या हो गया, ये बलवा हो गया फिर। ठीक है, फिर पुलिस इसके अनुसार कार्रवाई करेगी। अब यहाँ बोल सकते हो कि सर बल कितना, एक गाड़ी का शीशा तोड़े या 100 गाड़ियों का शीशा तोड़े। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संपत्ति की हानि वाला मामला मैं ले रहा हूँ कि बल कितना। ठीक है, बल का मतलब है कि थोड़ा भी बल मात्र पर्याप्त है। अगर थोड़ा भी प्रयोग हुआ, अगर किसी का मतलब वो है, किसी को 1 चाटा मारा या किसी ने 100 चाटे मारे, तो वो बलवा ही माना जाएगा, वो बराबर ही चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत हो गई फिर उस चीज़ की, हिंसा की शुरुआत हो गई, तो क्या माना जाएगा, वो बलवा माना जाएगा। बल प्रयोग मात्र आधार है, कितना भी बल हो, मतलब बल प्रयोग होना चाहिए, ये नहीं कि कितना हो, बल प्रयोग हो, बस चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, हो गया तो वह बलवा हो जाएगा, फिर बलवा माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मामलों पर। एक रघुनाथ राय का मामला है। इसमें क्या है, रघुनाथ राय का मामला है, ध्यान दीजिएगा, रघुनाथ राय का मामला है। इसमें क्या है कि कुछ हिंदुओं ने जो है इकट्ठे होकर, जिनमें 5 से अधिक व्यक्ति थे, एक उद्देश्य निर्धारित किया कि इस मुस्लिम के घर जाकर इसके घर जो गाय हैं और 2 गायें और जो 1 बैल है, 2 गायें और 1 बैल है, उसको छुटाना है। ठीक है, ये गए और उन्होंने वहाँ से उन गायों को और बैल को बलपूर्वक हटा लिया। यहाँ पर इनका उद्देश्य दोषपूर्ण लाभ और दोषपूर्ण हानि देने का नहीं था। यहाँ पर ये मैंने 2 टर्म जो बोली हैं, दोषपूर्ण लाभ और दोषपूर्ण हानि, ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दी थी, जो मैंने शुरुआत में डेफिनेशन वाला चैप्टर बताया था। इसमें बता देता हूँ, दोषपूर्ण लाभ और दोषपूर्ण हानि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी किसी को लाभ हो रहा तो किसी की हानि होगी। यानी किसी की संपत्ति छीन रहे हैं तो आपको तो लाभ हो रहा है, तो छीन रहे हैं तो इसका मतलब वो दोषपूर्ण है,
और हानि किसको हो रही है, यानी जिसकी छिन रही है, तो यही दोषपूर्ण लाभ और हानि होता है। लेकिन यहाँ आशय वो नहीं था इन लोगों का, जो हिंदू कुछ इकट्ठे हुए थे, दोषपूर्ण लाभ और दोषपूर्ण हानि करना नहीं था इनका आशय। इनका आशय था कि वहाँ पर जो इन गायों का या इस बैल का वध किया जाने वाला था, इसलिए उनको छुटाना था। ये इन्होंने अपना आशय बताया। तो ये क्या यहाँ पर बलवा के दोषी थे? ये क्या यहाँ पर बलवा के दोषी थे? क्या इन्होंने बलवा किया? इन हिंदुओं ने क्या बलवा किया? इसके संपत्ति कब्जे में संपत्ति छुटा कर लाए, तो इन्हें बलवा के दोषी माना गया। बलवा के दोषी माना गया क्योंकि देखिए सभी शर्तें पूरी हो रही हैं। 5 से ज़्यादा व्यक्ति थे, 5 से ज़्यादा व्यक्ति थे, सामान्य उद्देश्य था हिंसा की, तो क्या हो गया? बलवा हो गया। ये एग्जाम्पल लीजिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो व्यक्ति से संबंधित है, ये संपत्ति से संबंधित था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर लगता है कि बहुत ही घटिया पढ़ा रहा हूँ तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर फिर भी पेट नहीं भरता है कि बहुत ही घटिया पढ़ा रहा, तो फिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़कर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं ख़राब पढ़ा रहा है तो। वैसे भी ज़्यादा लोग सतही ज्ञान लेना पसंद करते हैं, विद्वान लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों नहीं करते। मतलब जो विद्वान, माफ़ी चाहूँगा, जो मतलब जो सतही ज्ञान वाले लोग वो मुझे पसंद नहीं करते, विद्वान लोग मुझे पसंद करते हैं। जैसे आप लोग विद्वान हैं तो आप मुझे पसंद करते हो, आप यहाँ पर हो, अब तक देख रहे हो, इसका मतलब आप गहराई से ज्ञान उठाने वालों में से हो, यानी जो गहराई से ज्ञान लेना पसंद करते हैं। जो सतही ज्ञान वाले होंगे वो मुझे पसंद नहीं करते, वो वीडियो क्या तो छोड़कर चले जा चुके होंगे, या डिसलाइक कर दिया होगा, या कुछ कमेंट कर दिया होगा कि बहुत लंबी वीडियो बना दी, 10 मिनट में समझा देना था, 5 मिनट में समझा देना था। तो इतनी लंबी वीडियो तो बनेगी अगर हम डेप्थ में चलते हैं, 360 चलते हैं। अब मैं कुछ अपने बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कुछ कमेंट आएगा कि अपनी शेखी बगाड़ रहा है, तो नहीं बोलते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं। अब एक मामला है, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा। एक एग्जाम्पल है कि एक पति को पता चला कि उसकी पत्नी दुष्चरित्र है। ठीक है, एक पति है, मान लीजिए ए, इसको पता चला कि इसकी पत्नी दुष्चरित्र है, इसकी पत्नी है बी। अब इसने जो है, इसके भाई हैं 4, जिनके नाम है CDEF, 4 भाई हैं इसके। अब ये पत्नी जो है इसके मायके चली गई, मायके चली गई, तो इन पति ने और इन 4 भाइयों ने प्लान बनाया है कि चलो इसके मायके चलते हैं और उसकी नाक काट कर लाते हैं। ठीक है, अब ये मायके गए, जो भाई CDEF थे इन्होंने इसको पकड़ा, इस महिला को, और जो पति था उसने इसका नाक काटा। तो क्या यह बलवा था? क्या यह लोग बलवा के दोषी थे? तो हाँ, बिल्कुल यह भी बलवा के दोषी थे, यह भी बलवा माना गया। क्यों माना गया? यह भी राइट माना गया, बलवा माना गया। क्यों माना गया? सभी चीज़ें पूरी हो रही हैं, सामान्य उद्देश्य बिल्कुल पूरा हो रहा है, विधि विरुद्ध जमाव हाँ है, 5 लोग हैं तो विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे, हिंसा हो रही है तो यह विधि विरुद्ध जमाव से आगे बढ़ गया, यह क्या हो गया? बलवा हो गया। अब एक मामला है मरियादासन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है, इसको भी मैं थोड़ा क्लियर करूंगा आपको। मरियादासन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है। यहाँ क्या बोला गया है? जहाँ सामान्य उद्देश्य के साथ विधि विरुद्ध जमाव के गठन बारे में कोई साक्ष्य नहीं हो और घटनास्थल पर ही अचानक झगड़ा हो गया हो, वहाँ 147, 48, 49 अंतर्गत दोषित नहीं किया जा सकता। मरियादासन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है। मरियादासन अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें क्या बोला कि मान लीजिए हो जाएगी, इसमें क्या हुआ कि अचानक झगड़ा हो गया, अचानक झगड़ा हो गया, बाकी शर्तें पूरी हो रही थी, अचानक झगड़ा हो गया। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पर अचानक झगड़ा हो जाए उसे जो है बलवा नहीं माना जाता, विधि विरुद्ध जमाव नहीं माना जाता। क्यों? विधि विरुद्ध जमाव के लिए आवश्यक है पहले सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, 5 लोग इकट्ठा होना चाहिए। अचानक झगड़ा हुआ है तो कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था, इसका मतलब कोई सामान्य उद्देश्य यहाँ पर नहीं था, तो ये क्या हो गया? ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं, तो विधि विरुद्ध जमाव नहीं है तो बलवा कहाँ से हो गया फिर? तो इसके अंतर्गत जो है इनको जो 147, 148, 149 जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत इनको दोषी नहीं करार दिया जा सकता। अब आते हैं धारा 147 पर। धारा 147 बोलती है बलवा करने वालों के दंड के बारे में। धारा 147 बोलती है बलवा करने वालों के दंड के बारे में। ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। देखो धारा 148 है, 47 थी, 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। या तो 2 वर्ष का कारावास मिलेगा, जुर्माना मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये किसके लिए? बलवा करने के दंड के बारे में है। जो बलवा करेंगे उनके लिए दंड के बारे में क्या है? धारा 147। अब जो धाराएं अगली आएंगी वो गंभीरतम रूप होगा बलवा का, ठीक है, यानी जो हिंसा का गंभीरतम रूप हो सकता है उसके बारे में अगली धाराएं हैं। तो धारा 148 है, घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना जिनसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ठीक है। यानी है क्या है, जो धारा आप 146 और 147 मैंने आपको पढ़ाई हैं उनका उत्तेजक रूप है। मैंने पहले बताया था कि अब इंक्लाइन होगा, मतलब ऊपर चढ़ता जाएगा ये जो पारा है अपराध का, गंभीर होती जाएगी अगली धाराएं और ज़्यादा। तो धारा 148 क्या है? धारा 148 है खतरनाक जो हथियार है या जो गंभीरतम दंड मतलब वो दे सकते हैं, चोट दे सकते हैं, यानी घातक आयुध से सुसज्जित होकर, घातक आयुध से सुसज्जित होकर जिनसे मृत्यु संभाव्य है। अगर चोट लगेगी उनसे तो मृत्यु की संभावना है, ठीक है। बलवा करना, रायोट करना, इंग्लिश में बलवा को रायोट बोलते हैं, बलवा करना। तो यह क्या है? 146-47 का उत्तेजक रूप है। अगर क्वेश्चन ना 146-47 का उत्तेजक रूप कौन सी धारा है? तो 148 अगली धारा है, ठीक है। सजा कितनी मिलेगी? 3 वर्ष का कारावास, ठीक है। उत्तेजक चीज़ें होती जाएंगी, गंभीर अपराध होगा तो सज़ा भी बढ़ती जाएगी। उसमें 2 वर्ष था पिछलियों में, इसमें 3 वर्ष हो गया, या जुर्माना हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। धारा 149 पर आते हैं। धारा 149 बोलती है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर किए गए अपराध का दोषी होगा। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो अब धारा 149 में बात आ रही है। यानी जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, अगर विधि विरुद्ध जमाव में एक सदस्य करता तो माना जाएगा कि वह कार्य सभी सदस्यों ने किया है, यानी उनको उतना ही दंड मिलेगा जैसे वो अकेले वो कार्य करते। भले ही अब उन्होंने वह कार्य नहीं किया तो सदस्य मात्र होने से ही उनका अपराध उनके सिर भी लग जाएगा, ठीक है, उनको भी सजा मिलेगी। और इसमें बोला गया कि जो अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई सदस्य करता उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे अकेले नहीं किया हो, जैसे मैंने अभी बताया था। अब इसमें मामले हैं, मामले लेकर चलते हैं। धारा 149 ध्यान देना क्या है कि जो अपराध किया है विधि विरुद्ध जमाव में किसी सदस्य ने, जमाव के सदस्य ने जो अपराध किया है, ऐसे माना जाएगा कि वह जो जमाव के सदस्य हैं सभी ने अकेले किया हो। अगर किसी एक ने सदस्य ने अपराध कर दिया तो जितने विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं माना जाएगा कि उन सभी ने वह अपराध अकेले किया हो जैसे, और उनको जब जितनी सज़ा मिलती अब भी उतनी सज़ा मिलेगी। सदस्य जो हैं सभी ने अपराध किया हो। धारा 147 ये बोलती है। तो धारा 147 से 149 से संबंधित मामले देखते हैं। एक मामला है यूनिस बनाम स्टेट ऑफ एमपी का मामला है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि यह साबित करना ज़रूरी है, जो विधि विरुद्ध जमाव की जो मैंने 149 बताई कि इसके अंतर्गत दोषी होने के लिए, अगर किसी को दोषी साबित करना है तो इसके अंतर्गत तो यह साबित करना ज़रूरी है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था। दूसरा जो है उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति निर्विवाद है, यानी उसमें कोई शक नहीं है, वो गारंटेड वहाँ पर था घटनास्थल पर। तो यूनिस बनाम स्टेट ऑफ एमपी का मामला है, यूनिस बनाम स्टेट ऑफ एमपी का मामला है। इसमें क्या बोला? 2 चीज़ें हैं जो साबित करना ज़रूरी है 149 के अंतर्गत। अगर किसी को दोषी ठहराया जाता है तो 2 चीज़ें हैं। पहला तो कि वह घटनास्थल पर जो निर्विवाद रूप से उपस्थित था, घटनास्थल पर निर्विवाद रूप से, यानी इसमें कोई शक नहीं, वह था वहाँ पर उपस्थित था। दूसरा जो है ऐसा साक्ष्य है कि वह सदस्य था विधि विरुद्ध जमाव का। दूसरा क्या है कि वह सदस्य था उस विधि विरुद्ध जमाव का। अब उसका प्रकट कार्य साबित करना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि उसने क्या किया है, कौन सी हिंसा की है, यह जरूरी नहीं है। उसका प्रकट कार्य साबित करना जरूरी नहीं है। प्रकट कार्य क्या है? साबित करना जरूरी। मैंने पहले ही बता दिया कि कार्य चाहे किया ना किया हो, लेकिन अगर आप शामिल होगे तो आप इनडायरेक्ट उसके अपराध के भागी होगे, आपको दंड मिलेगा,
ठीक है, ये 149 थी। अब एक और मामला है 149 धारा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब एक हरि सिंह का मामला है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब मेरी वीडियो के बाद कुछ अन्य चैनल वाले मेरे चैनल से ही वीडियो देखकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। कीजिए अपलोड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि अच्छे से वीडियो देखो। अगर आप दूसरा यूट्यूब चैनल अपना बना रहे हो तो अच्छे से वीडियो देखकर फिर वीडियो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, लेकिन अच्छे से देखकर बनाओ। कहीं फिर कल को ये ना हो कि आपकी वीडियो में कोई खामी हो जाए और फिर देखो दोबारा, फिर आपको पता चले कि हाँ सर ने यह बोला तो हमने ये गलती कर दी। आप देखकर अच्छे से वीडियो बनाओ, अच्छे से देखो, फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई समस्या आती है कि सर हमने भी चैनल बना रखा है और हमें ये समस्या आ रही है, इस धारा को समझने में समस्या आ रही है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं आपको अपना दुश्मन नहीं मान रहा हूँ कि आप दूसरे चैनल वाले हैं तो मैं कहूँगा कि सिर्फ लॉ का क्षेत्र मेरा और मैं ही पढ़ा सकता हूँ। आप बेझिझक कोई कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूँ। आप भी पढ़ाइए, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी ज़्यादा अच्छी चलेगी उसकी वीडियो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तो अब भी ठीक व्यू आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हरि सिंह का मामला है। अब हरि सिंह का मामला क्या है कि इसमें जो है एक मुखिया होता है, कुछ अन्य लोग होते हैं, यानी 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। कुछ अन्य लोग जो है लाठियों से सुसज्जित होते हैं, मतलब उनके हाथ में लाठियाँ हैं। इस जो मुखिया के हाथ में बंदूक है, ये बलपूर्वक जो भूमि का अधिकरण करते हैं, मतलब भूमि पर कब्जा जमाते हैं। जब जो भूमि मालिक थे, यानी जो उस संपत्ति के मालिक थे, उन्होंने जब विरोध किया तो इनकी हाथापाई हो गई और जो मुखिया था उसने जो है उस विरोध करने वाले व्यक्ति को मार दिया। अब यह मामला आता है हरि सिंह का मामला कि क्या जो अन्य लोग थे जो लाठियों से सुसज्जित थे वो साइड में खड़े थे बेचारे। हरि सिंह का मामला है कि जो मुखिया था बंदूकधारी और जो अन्य लोग थे वो साइड में खड़े थे लाठियों के साथ, अन्य लोग थे लाठियों के साथ खड़े थे और इसने जो है हत्या कर दी। क्या कर रहे थे? बल प्रयोग कर रहे थे और हथियारों से सज्जित थे, भूमि अधिकरण करना चाहते थे। तो क्या यह जो अन्य लोग लाठियों के साथ खड़े थे यह हत्या के दोषी होंगे? ठीक है, धारा 149 अभी कुछ ही समय पहले, मतलब धारा 148 मैंने पढ़ाई थी या अन्य धाराएं पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। धारा 149 में ही बोला है। तो क्या ये जो है उस हत्या के दोषी होंगे? तो बिल्कुल ये हत्या के दोषी माने जाएंगे, भले ही इन्होंने कुछ नहीं किया, खड़े होने मात्र से ही हत्या के दोषी हो गई। हरि सिंह का मामला धारा 149 में ही पढ़ाया था और धारा 149 ये चल रही है। अब आते हैं 101 अगले मामले में, काबिल का मामला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। एक मामला है काबिल का मामला। इसमें क्या हुआ कि 2 दल जा रहे थे। काबिल का मामला ये मैं थोड़ा ऊपर बताता हूँ। ये मान लीजिए सड़क है, ये सड़क 4 लेन है। इस लाइन से ये कुछ एक वर्ग आ रहा था, ए वर्ग, इस लाइन से एक वर्ग जा रहा था, बी वर्ग। इनकी आपस में हाथापाई हो गई। ए वर्ग वाला व्यक्ति है जो उसने बी वर्ग वाले एक व्यक्ति को मारा, यह व्यक्ति घायल हो गया, यह साइड में पड़ गया। अब घायल होने के बाद इन्होंने सोचा कि ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उत्तेजित हो गई और इन्होंने इन पर लाठी और डंडों से वार कर दिया। जो ए वाला व्यक्ति था उसकी हत्या हो गई, यहाँ पर वो मर गया। ठीक है, ये घायल हुआ पड़ा है, इसको अब तक पता नहीं क्या हुआ है। बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा। मामला क्या हुआ? कोर्ट में पहुंचा। तो अब ये बताओ कि ये जो घायल हुआ व्यक्ति साइड में पड़ा है, क्या यह हत्या का दोषी माना जाएगा? अब हरि सिंह वाला मामला आप देखकर बताओ कि क्या यह हत्या का दोषी माना जाएगा? ठीक है, इसमें माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि जो घायल हुआ व्यक्ति, वो घायल होने के बाद तो है समूह से कट गए, यानी वह विधि विरुद्ध जो जमाव इकट्ठा हो गया था उस टाइम पर समान उद्देश्य वाला, उससे वह कट गया, यानी वह उसका सदस्य नहीं रहा। तो सदस्य नहीं रहा तो हत्या हुई, तो इसमें सदस्य ही नहीं है, तो फिर इसको बागी कैसे माना जा सकता है? यानी यह दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो घायल व्यक्ति था। ठीक है, बाकी जो अन्य व्यक्ति थे उनको दोषी माना गया। ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग था। अब एक रकुनुद्दीन करपुड़े बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। अब इसमें क्या किया कि एक व्यक्ति होता है, वह अपने दोस्तों के साथ आता है, वह कोई अब तक मतलब उद्देश्य नहीं साथ में रखते हैं, वो आता है दोस्तों के साथ
और क्या करता है आगे कि उस व्यक्ति को घर से खींचकर निकालता है। रकुनुद्दीन करपुड़े बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। अब एक व्यक्ति आता है, यानी 5 व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आया, 5 या 6 व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आया, ये मान लीजिए घर है, इसके घर से इसको खींचकर बाहर लाया, बाहर लाकर इसको यहाँ पर चौक में छोड़ दिया, और ये जो बाहर खींचकर लाया था व्यक्ति ये चला गया। फिर इसको कुछ काम याद आ गया, जो बाकी यहाँ पर व्यक्ति थे इन्होंने जो है इसके साथ जो है मारपिटाई की और इसकी हत्या हो गई। तो क्या यहाँ पर जो ये व्यक्ति छोड़कर चला गया 149 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाएगा हत्या का? क्या ये हत्या का दोषी माना जाएगा? ये तो खींचकर लाया था, छोड़ गया और फिर चला गया, और बाद में इसके जाने के बाद इन्होंने इसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय ने माना कि यह हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा जो बाहर खींचकर लाया था। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यह चला गया था और उद्देश्य इसके जाने के बाद बना है। दूसरी बात है, यह चला गया था तो यह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं रह गया था, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं रह गया था, इसलिए इसको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा जो बाहर खींच कर लाया था। अब एक धरी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है। अब जहां अभियुक्त की संख्या 5 से कम रह गई हो तो वहां कौन सी धारा लगेगी, यह इंपॉर्टेंट है। यानी अभियुक्त मान लीजिए यहाँ पर 4 रह गए थे या यहाँ पर 5-6 थे तो वहाँ पर तो 149 लागू हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर कम रह गए हो तब कौन सी धारा लागू होगी? तो मैंने पहले ही पढ़ाया था कि धारा 34 क्या है, सामान्य आश्रय वाली। तो यहाँ पर फिर धारा लागू होगी सामान्य आश्रय वाली, यानी धारा 34 होगी लागू। यानी जब 5 से कम व्यक्ति हों तो धारा होगी 34 लागू। उन्होंने कोई अपराध किया है तो धारा 34 के अंतर्गत दंडित किए जा सकेंगे। धारा 149 सामान्य उद्देश्य। अब आशय और उद्देश्य, धारा 34 और 149 में फिर यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। धारा 34 है सामान्य आशय, धारा 149 क्या है, सामान्य उद्देश्य। हम अभी धारा 149 ही पढ़ रहे हैं, इससे निकले नहीं है। जो मैंने मामले बताए सारे धारा 149 के हैं। सामान्य आशय, इसमें जो है सामान्य आशय में क्या है कि हमले से पहले या किसी अपराध से पहले, अपराध से पूर्व विचार विमर्श आदान प्रदान होना जरूरी है। विचार विमर्श या आदान जो संचार है उसका आदान प्रदान होना जरूरी है, यानी अच्छी चर्चा हो चुकी हो लोगों के बीच में, तब उसे माना जाएगा कि वह सामान्य आशय है। जबकि सामान्य उद्देश्य में जो है इसमें ऐसा जरूरी नहीं, इसमें मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, जमाव का जो सदस्य होना ही दंडनीय है। यानी इसमें ज़रूरी नहीं विचार विमर्श हो, आपको थोड़ा ज्ञान हो भले ही हो, लेकिन आप सदस्य हो तो दंडनीय है, भले ही आपको पूरा ज्ञान हो। इसमें क्या है, इसमें पूरा विचार विमर्श, पूरा सहभागिता, पूरी नॉलेज, ये चीज़ें हैं। अब आते हैं जो यह है 134, इसमें विधि विरुद्ध जमाव आवश्यक नहीं है। यानी इसमें ज़रूरी नहीं है 5 लोग हों। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है 5 लोग, इसमें ज़रूरी नहीं 5 लोग, इसमें हो सकता है 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो। इसमें विधि विरुद्ध जमाव आवश्यक है, ठीक है, और 5 होनी संख्या आवश्यक है, तभी विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। तो इसमें संख्या 5 होनी आवश्यक है, डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में। अब इसमें सदस्यता मात्र ही अपराध हो जाएगा, इसमें विचारों का आदान प्रदान। यहाँ फिर एक प्रयोजन के पूर्व, यानी घटना को अंजाम देने से पूर्व, घटना को अंजाम देने से पूर्व, पूर्व मिलन आवश्यक है, यानी मिले हों सभी लोग घटना से पहले। पूर्व मिलन, यहाँ पर पूर्व मिलन कोई आवश्यक नहीं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है। बस यही धारा 34 149 में अंतर है, यानी जहाँ पर 5 से कम लोग होंगे वहाँ पर धारा 34 लागू होगी, ठीक है। इस प्रकार उसको फिर 34 के अंतर्गत दंड मिलेगा। अब हम चल रहे हैं धारा 149 में। अब कुछ मामले आते हैं कि सर अचानक लड़ाई हो जाए कुछ लोगों की, जैसे 5 लोग अपने साथियों के साथ इधर से बाइक पर आ रहे हैं, 5 लोग उधर से आ रहे हैं, 4 लेन हाईवे वापस ले लीजिए। अब वहाँ पर लड़ाई हो जाए तब वहाँ पर किस प्रकार कौन सी धारा लागू होगी? क्या उसे विधि विरुद्ध जमाव हम लोग कहेंगे? क्या उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं थोड़ा। अब देखिए, अचानक लड़ाई हुई तो इसमें क्या चीज़ मिस हो रही है? अचानक लड़ाई हुई तो इसमें क्या चीज़ मिस हो रही है? इसमें मिस हो रहा है सामान्य उद्देश्य।
क्या मिस हो रहा है? सामान्य उद्देश्य। अचानक लड़ाई हुई, 5 लोग इधर से आ रहे हैं, 5 लोग उधर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मान लीजिए इनके बाइक की टक्कर हो गई, लड़ाई हो गई, चलाने वाले के बीच लड़ाई हो गई। अब देखा इन्होंने, ठीक है मामला, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था वो नीचे गिर गया, तो इस साइड वाले इसको उठाने लगे, तो इस साइड वाले ने सोचा ये उसके साथ में लग रहा है तो हम इसको क्यों लगने दें, तो इनकी आपस में फिर हो गई, पाँचों की आपस में हो गई, 5 वर्सेस 5 हो गया। तो क्या यहाँ पर यह विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि सामान्य उद्देश्य नहीं था कि हमें इन 5 को पीटना है, या इन 5 का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था कि हमें इन 5 को पीटना है। ठीक है, तो ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं माना जाएगा, अचानक लड़ाई होने वाला मामला। अब स्टेट ऑफ यूपी बनाम दान सिंह का एक मामला है। अब इसमें क्या है, एक अनुसूचित जाति की बारात आती है गाँव में। अब स्टेट ऑफ यूपी बनाम दान सिंह का मामला है, दान सिंह का मामला है। इसमें क्या हुआ कि एक गांव में जो है बारात आती है, गांव में बारात आती है, और एक अनुसूचित जाति का लड़का जो है, घोड़ी पर बैठकर आता है। तो गांव वाले जो लोग हैं वो उसको ऐसा करने से मना करते हैं, और इकट्ठा हो जाते हैं। अब यह नहीं मानता लड़का, और घोड़े से जो दूल्हा है वो नहीं उतरता है नीचे। तो गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर जो बारात को पीटते हैं और बारात को जिंदा जला देते हैं। तो क्या यहाँ पर यह बलवा माना जाएगा? क्या यहाँ पर ये सभी दोषी माने जाएंगे? एक बार थोड़ा सोचो, क्या ये दोषी माने जाएंगे? ठीक है, क्या ये दोषी माने जाएंगे? क्या इसे 149 का मामला माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, इसे 149 का मामला माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? देखो, सामान्य उद्देश्य क्या था? सामान्य उद्देश्य यहाँ पर था, बिल्कुल था। दूसरा, 5 से ज़्यादा लोग थे, बिल्कुल थे। हिंसा हुई, ठीक है, 149 लागू हो गई। सामान्य उद्देश्य कैसे था? लोग एकजुट होकर उनको समझाया, डायरेक्शन दी, उन्होंने नहीं मानी, तो क्या हो गया? सामान्य उद्देश्य हो गया। यानी अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, यानी वो पूरे गांव की विचारधारा हो गई, उन जो कुछ वर्ग लोग थे उनकी विचारधारा हो गई, तो वहाँ पर वह बात नहीं मानी, तो क्या हो गया? उनका झगड़ा हो गया, हिंसा हो गई। तो क्या था? सामान्य उद्देश्य था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों को लेकर चलो। ये बाइक वाले एग्जाम्पल लो, ये वाला एग्जाम्पल लो, दोनों में दिन रात का अंतर है। इसमें समूह है 2, ठीक, इसमें 2 समूह है, इसमें एक व्यक्ति है, इसमें उद्देश्य अलग है, दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं धारा 150 पर, कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्ति को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मनोनुकूलता। इसका मतलब है कि जो भाड़े पर लिए जा रहे हैं और जो ले रहा है उनमें सहमति, वचनबद्धता कि मैं ठीक आ जाऊंगा, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा। तो इसमें क्या, कौन सी धारा लागू होती है और कितना दंड मिलता है जो भाड़े पर व्यक्ति ले रहा है? धारा 150 विधि विरुद्ध जमाव के लिए, भाड़े पर व्यक्ति लेना, यानी जो ले रहा है। यह धारा किसके बारे में बात करती है? जो भाड़े पर ले रहा है, कि उसको कितना दंड मिलेगा। ठीक है, ऐसा करने वाला व्यक्ति जिसने यह भाड़े पर लोगों को लिया है, अगर ये भाड़े पर लिए गए लोग आगे विधि विरुद्ध जमाव में जाते हैं और यहाँ पर हो जाता है बलवा, यहाँ पर हिंसा हो जाती है और किसी की हत्या हो जाती है, तो यह ऐसे माना जाएगा जैसे जो इसने भाड़े पर लिए गए व्यक्ति ने यह हत्या की हो। भाड़े पर लेने वाले, यानी यह दोषी माना जाएगा जिसने भाड़े पर लिए थे व्यक्तियों को। धारा 150 बेसिकली यह कहती है। इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। यानी इसमें वास्तविक जो हेड है उसको देखा जाता है। तो जिसने भाड़े पर लिया उसके बारे में धारा बात करती है। धारा 151 पर चलते हैं। और मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है, थोड़ा पानी मैं पी लेता हूँ। अब धारा 151 है कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जो बिखराव है उसको जो है मतलब 5 या अधिक व्यक्तियों का जो विधि विरुद्ध जमाव है
उसको बिखरने का समादेश दे दिया गया हो, और उसके पश्चात जानते हुए सम्मिलित होना, बने रहना, जिससे लोग शांति में जो है बाधा आने की संभावना हो, उसके बाद बने रहना। ये पिछली धारा ही बताई थी मैंने समादेश वाली, उसमें थोड़ा अलग था। उसमें यह था कि जो सदस्य हैं समादेश में देने के बाद वो नहीं हटते। यहाँ पर है सम्मिलित बने रहना, या जो है उसके बाद शामिल होना, या उसमें बने रहना जानते हुए। ठीक है, धारा 151 क्या बोलती है? धारा 151 बोलती है कि विधि विरुद्ध जमाव के बिखराव का समादेश दे देने के बाद उसमें, विधि विरुद्ध जमाव के बिखराव का समादेश देने के बाद उसमें सम्मिलित रहना, सम्मिलित बने रहना। तो यहाँ पर कितना दंड मिलेगा? यहाँ पर 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, 6 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि जमाव धारा 141 अंतर्गत है तो उसके लिए दंड 145 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, यदि जमाव 141 वाला है तो दंड 145 अंतर्गत मिलेगा, जो शांति वाला मैंने बताया था, तो 145 अंतर्गत दंड मिलेगा। अगर जमाव यह है तो फिर 151 के अंतर्गत दंड मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए जो पुलिस फिल्मों में हमने देखा है कि भीड़ पर लाठीचार्ज करने से पहले उसको चेतावनी देती हैं, क्या वही समादेश है बिखर जाने का? तो यहाँ पर मैं बता दूँ वह समादेश नहीं है। भीड़ को चेतावनी देना मात्र ही कोई समादेश नहीं है। यह समादेश नहीं है, चेतावनी समादेश नहीं है, देना मात्र ही समादेश नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समादेश का मतलब है कि आदेश दिया जाए ऊपर से, कि वेद पर अधिकार द्वारा आदेश दिया जा रहा है, किसके बाद अगर यह नहीं हुआ ऊपर से आदेश है तो उसके बाद अन्य कार्रवाई होगी। अब आपके पास अंतिम मौका है। अब आते हैं धारा 152 पर। इसमें है कि लोक सेवक जब बलवे को दबाता है तो उस पर जो हमला हो सकता है उससे बचाव किया गया है, या जो कोई प्रयास कर सकता है, यानी यह किसको सुरक्षा देता है? लोक सेवक को। धारा 152 क्या सुरक्षा देती है? लोक सेवक जो बलवे को दबाता है, जो लोक सेवक बलवे को दबाता है, अगर उस पर कोई हमला करता है लोक सेवक पर तो उसको यह दंड देती है, या हमले का प्रयत्न करता है तो क्या करती है? उसको दंड देती है धारा 152। इसमें कितना दंड है? तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। कितना दंड है? 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है, मिक्स हो गए। चलो वापस साफ कर देते हैं। अब अगली धारा आ गई धारा 153, और ये धारा बहुत बड़ी है, इसको बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा। चलो तैयार हूँ मैं समझाने के लिए, आप समझने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, धारा 153 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डेप्थ वाली है, और इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए धारा 153 पर आते हैं। धारा 153 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल याद कर लीजिए? आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 याद कर लीजिए। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। आर्टिकल 14 क्या है भारतीय संविधान का? समता का अधिकार। यानी आर्टिकल 15 है फिर धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, उसका निषेध है। यानी भेदभाव का निषेध है धर्म, लिंग, जाति आधार पर। 14 और 15 आर्टिकल जो हैं उनको याद कर लीजिए। अब उनका कोई अपराध करता है तो फिर आईपीसी में आ जाइए। आईपीसी में फिर उन अपराधों की यहाँ पर व्याख्या शुरू होती है और उनका दंड यहाँ पर दिया गया है। धारा 153 क्या बोलती है? ठीक है, धारा 153 कै मतलब शुरू होता है। धारा 153 वही बलवे वाली है। धारा 153 कैसे शुरू होता है? फिर वही आर्टिकल 13-14 के जो अपराध हैं, 14-15 के अपराध हैं, वो शुरू होते हैं। धारा 153 देख लेते हैं कि बलवा करने में कुछ लोग होते हैं जो सहायक की भूमिका निभाते हैं। जैसे कुछ लोगों की असावधानी से, कुछ लोगों की शत्रुता भावना से बलवा कई बार हो जाता है। तो धारा 153 बेसिकली उनके बारे में है। यानी जो दो वर्गों के लोग हैं उनके बीच जो शत्रुता को बढ़ावा दे देते हैं, उनकी खुद मानसिक स्थिति
ऐसी स्तुरतापूर्ण होती, इसलिए बढ़ावा मिलता है। तो उन लोगों के बारे में धारा 153 बात करती है कि बलवा करने के आशय से सवेरिता जो वर्ड है उसका अर्थ है असावधानी, अविचारिता यानी बिना विचार किए ऐसे ही कर देना, से प्रकोपन देना। प्रकोपन देने का मतलब उत्तेजित करना। जो कोई अवैध बात करने के द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष यानी घोर दुराशय, दुश्मनी, हिंसात्मक शत्रुता से यह संभावना जानते हुए करेगा कि परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध होगा, तो उसके बारे में है। यानी कोई व्यक्ति सवेरिता का मतलब है असावधानी और अविचारिता यानी बिना विचारे। अविचारिता से परिद्वेष आशय। परिद्वेष का मतलब क्या है? शत्रुता, घोर दुश्मनी, हिंसात्मक से प्रकोपन करेगा। प्रकोपन का मतलब है उत्तेजित करेगा, भीड़ को उत्तेजित करेगा, यह जानते हुए कि परिणाम इसका बलवा होगा। परिणाम क्या होगा? बलवा होगा। देखो, ये व्यक्ति है, यह सवेरिता से, असावधानी से, बिना सोचे परिद्वेष करता है, शत्रुता से घोर उत्तेजित करता है, यानी शत्रुता फूंकता है शब्दों में, अपनी वाणी में, या हो सकता है लिखने में, किसी प्रकार दृश्य में, दिखाने में, संकेतों में, और उत्तेजित कर देता है भीड़ को, और जिसका परिणाम बलवा होता है। अगर बलवा हो जाता है तो कितनी सज़ा मिलेगी? अगर बलवा नहीं होता है तो जो इसने काम किया है, जो प्रयास किया है, उसकी कितना सज़ा मिलेगी? यह धारा 153 बोलते हैं। अगर हो जाता है तो 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों। अगर नहीं होता है तो 6 माह की सज़ा। अगर हो जाता है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगर नहीं होता है, इफ़ नॉट डन, तो 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है। एक इंदर सिंह का मामला है, मुझे याद आ रहा है, इंदर सिंह का मामला है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो है वह जो दोषी होता है वह क्या करता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज की डोर है उसको जानबूझकर ढीला छोड़ देता है। उससे राष्ट्रीय ध्वज नीचे गिर जाता है और पैरों तले कुचला जाता है। इससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और शत्रुता भावना जो है वर्गों में बढ़ी। तो यहाँ पर यह 153 का दोषी माना गया। ठीक है। अब आते हैं जो डेप्थ वाली धारा है 153 का है, जो मैंने बताया था कि संविधान के जो आर्टिकल हैं 14, 15 उनको याद कर लीजिए, यानी जिसमें समता का अधिकार दिया गया है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का, और धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो आर्टिकल 15 में है। अगर कोई ऐसा करता है उसके बावजूद, तो उसके लिए दंड जो है आईपीसी में है। और आईपीसी कौन सी धारा में दंड है? धारा 153 क और 153 ख में। 153 क्या कहती है? इसमें बोला गया है कि धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, जाति, निवास स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संवर्तन का मतलब है कि उसको बढ़ावा देना, और सौहार्द पर विभिन्न समूहों के बीच मतलब जो उनकी शांति है उसको भंग करना और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना। ठीक है। यानी जो धारा जो 14, 15 में है, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है धर्म, मूल, वंश, भाषा, स्थान, जाति आधार पर भेदभाव करता है, बढ़ावा देता है शत्रुता को और संवर्तन करता है, ऐसे भेदभाव का लागू करता है, साथ में जो इनकी अब शांति उसको भंग करता है और प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करता है। अब ये कैसे कर सकता है? ये धारा बहुत व्यापक है, शांति से बैठे रहिए, समझा दूंगा। देखो कैसे कर सकता है। हो सकता है वह इसके लिए एक संगठन बनाए और उस संगठन को प्रशिक्षित करे, और प्रशिक्षित करने के बाद उसको जो है समाज में बिखेर दे, जाओ तुम फैलाओ। जैसे अब पीछे से एक संगठन पकड़ा गया था और जो उसको जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड शायद उसने पकड़ा था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद हो तो कमेंट में कर देना। जो मतलब दंगों या जो
शत्रुता को बढ़ावा दे रहा था विभिन्न धर्मों के बीच में, उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, शत्रुता को बढ़ावा देने का। एक दूसरा तरीका है पत्रिका के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ऐसा करना। पत्रिका के माध्यम से जैसे ऊपर से भक्ति भाव दिखाना कि हम भक्ति भाव कर रहे हैं, हम जो है यह हमारे धर्म के अनुसार है, और अंदर जो है हास्य हो उसमें शत्रुतापूर्ण का, यानी भेदभाव वाला, एकता और अखंडता को तोड़ने वाला, शत्रुता को बढ़ावा देने वाला, एक पक्ष को दूसरे का विरोधी बनाने वाला, एक वर्ग को दूसरे वर्ग का विरोधी बनाने वाला। तो यह इस तरीके से भी हो सकता है, यानी पत्रिका को इस अंतर्गत जब्त किया जा सकता है, इस धारा के अंतर्गत, ठीक है। अब एक माध्यम हो सकता है कि आप बोलो कि सर फिर तो जो हम पढ़ते हैं जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, तो क्या यह भी वर्ग माना गया है? जो पूंजीवाद साम्यवाद है, तो क्या पूंजीपति भी वर्ग है? नहीं, पूंजीपति वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्ग धर्म हो गया, जाति हो गया, वंश हो गया, इन आधारों पर जो वर्ग के बीच शत्रुता बढ़ाता है ये वर्ग है, ये पूंजीपति या जमींदार वर्ग नहीं है, ठीक है। ये इसके अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत नहीं आते, पूंजीपति जमींदार वर्ग की श्रेणी में नहीं आते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिर इसके अंतर्गत कितनी सज़ा मिलती है? तो इसके अंतर्गत सज़ा मिलती है 3 वर्ष तक की, 3 वर्ष तक की सज़ा मिलती है, 3 वर्ष की सज़ा मिलती है। जुर्माना या जुर्माना प्लस जुर्माना मिलेगा या दोनों मिलेगा, या जुर्माना या दोनों नहीं, 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं धारा 153 क पर कि उपयुक्त कार्य, नहीं 153 का नहीं, यही धारा है, यही धारा 153 का ही है, यही धारा है 153 का, कि उपयुक्त कार्य जो ये मैंने पूरा बताया है, हिंसा वाला, स्तुरता वाला, ये चीज़ें मैंने बताई, ये किसी पूजा स्थल पर हो या उपासना स्थल पर हो, जहाँ पर धार्मिक कार्य किया जा रहा हो किसी वर्ग द्वारा, किसी समुदाय द्वारा, पूजा स्थल पर हो, उपासना स्थल पर हो, तब कितना दंड मिलेगा? तब मिलेगा 5 वर्ष का दंड, 5 वर्ष का दंड, जुर्माना या दोनों, ठीक है। 5 वर्ष का दंड, जुर्माना या दोनों, 5 वर्ष का दंड प्लस जुर्माना मिलेगा, यानी प्लस करो, 5 वर्ष का दंड प्लस जुर्माना, ठीक है। अगर ये पूजा स्थल पर ऐसा काम होता है, ये पूरी धारा 153 क थी। अब 153 क में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ, गला सूख गया है मेरा, लेकिन ये चैप्टर पूरा करवाऊँगा। जैसे मैंने बोला था कि हर वीडियो जो है एक चैप्टर की बनाऊंगा, चाहे वो चैप्टर कितना ही लंबा हो, उसको पूरा उस वीडियो में करवाऊंगा, तो इसमें करवाऊंगा इस चैप्टर को, चिंता मत करो। 160 तक लेकर ही चलूँगा पूरे 360 डिग्री के साथ। अब सामूहिक ड्रिल हो रही है कई जगह पर, एक अब एक धारा आ गई 153 क का, यानी 153 क का ही अगला पार्ट 153 क का सामूहिक ड्रिल है। यानी इसका मतलब है कि किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार लेकर जाना, हथियारों से सुसज्जित होकर जाना, या उसमें भाग लेना, उसके संचालन में भाग लेना या आयोजन करना। इसके बाद जबकि सरकार ने सीआरपी, जो वहाँ के लोक सेवक, उन्होंने सीआरपीसी 1973 जो उसकी धारा 144 का है, उसके अधीन लोक सूचना जारी कर दी हो कि ऐसा जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाएगा, तो तब यह धारा लागू होती है। सामूहिक ड्रिल, सुसज्जित होकर जाना किसी आयोजन में, जुलूस में। और 1973 सीआरपीसी जो है उसकी धारा 144 का जो है, उसके अंतर्गत आदेश जारी कर दिया गया हो कि ऐसे जुलूस को नहीं निकाले जाएगा। उसके बावजूद अगर जुलूस निकाला जाता है, जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अगर उसके बावजूद जुलूस निकाला जाता है तो। अब हथियार पूछोगे कि हथियार कौन से सर, यानी हथियार की श्रेणी में क्या चीज़ें आती हैं? तो हथियार की श्रेणी में सभी चीज़ें आती हैं, डंडे से लेकर बंदूक तक सभी चीज़ें आती हैं हथियार की श्रेणी में। डंडा भी हथियार माना जाएगा और बंदूक भी हथियार माना जाएगा, या कोई धारदार चीज़ वाली वो भी हथियार मानी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हथियार की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो 153 क वाला क का जो क है वो भी मैंने समझा दिया साथ में। अब आते हैं जो 153 ख है, धारा 153 ख पर आते हैं हम। धारा 153 ख क्या कहती है बेसिकली, कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले
लांछन लगाना या प्रख्यान करना, यानी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है हमारे देश की, जो विविधता है और उसके बाद एकता है, उसमें कोई ठेस पहुंचा रहा है और शत्रुता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। धारा 153 ख क्या बोलती है कि जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता है देश की, उसको तोड़ना, उसको प्रतिकूल मतलब उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, कैसे? लांछन लगाकर या प्रख्यापन कर कर। कैसे लांछन? कैसे? यानी जो विभिन्न धर्म हैं, वर्ग हैं, जातियां हैं, इनके आधार पर किसी एक समुदाय के ऊपर किसी दूसरे समुदाय को तवज्जो देना, समुदाय के ऊपर दूसरे समुदाय को तवज्जो देना, या एक समुदाय के ऊपर दूसरे समुदाय को भ्रमित करना कि यह समुदाय हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है, इस समुदाय को निष्कासित करो, इस समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मतलब अधिकार नहीं मिलने चाहिए, मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ऐसे ऐसे लांछन लगाना, या उनकी भाषा के आधार पर हो गया, उनके मूल वंश के आधार पर हो गया, उनकी जाति के आधार पर हो गया, उनके प्रति जो घृणा फैलाना, या जो है एक देश के लोगों के बीच ही शत्रुता को बढ़ावा देना और वर्ग विधान या वर्ग वेद को जो पैदा करना, भेदभाव को पैदा करना, लांछन लगाकर, झूठी बातें फैलाकर, यानी यह क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस धारा के अंतर्गत 153 ख के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा और सज़ा मिलेगी। कितनी सज़ा मिलेगी? अपराध गंभीर है तो 3 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी, या जुर्माना लग सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 3 वर्ष तक की सज़ा, 3 वर्ष का कारावास, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब यही काम किसी पूजा स्थल पर हो रहा है, पूजा हो रही है और किसी एक भाषा के आधार पर दूसरे भाषा के लोगों को भड़काया जा रहा है, वहाँ पर गलत लांछन लगाया जा रहा है, यानी झूठ बोलकर भ्रमित किया जा रहा है लोगों को पूजा के स्थान पर, पूजा स्थल पर। तब कितनी सज़ा मिलेगी? तब उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी 5 वर्ष की, वही 5 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट, प्लस जुर्माना और प्लस 5 वर्ष प्लस जुर्माना, इतनी सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब कोई पत्रिका है, अगर उसको जब्त किया जाता है, जैसे मैंने बताया था इसी धारा 153 क में कि कोई पत्रिका ऐसा काम कर रही है जैसे जब्त करनी है मुझे, तो किस प्रकार का वह नोटिस होना चाहिए? अगर वह पत्रिका का नोटिस उसमें कारण नहीं बताया गया, जब्ती का सीधा कारण नहीं बताया गया है, आज से स्पष्ट नहीं किया गया है कि देखो इसका आज से यह था, ये चीज़ इसमें थी और इस कारण से इसको जब्त किया गया है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर उसको कारण बताकर जब्त किया गया है, अच्छे से कारण बताया गया है, नोटिस दिया गया अच्छे से, उसका आज से अच्छे से क्लियर किया गया कि हाँ इस कारण इसको जब्त किया गया है, तो उस पर धारा लागू हो जाएगी। अगर आज से क्लियर नहीं किया, कारण नहीं बताया जब्ती का, तो जब्ती नहीं की जाएगी, उसकी मतलब वह छोड़ दी जाएगी बाद में उस पत्रिका को। तो ये थी धारा 153 है। अब चलते हैं धारा 154 पर। अब आते हैं वापस वही विधि विरुद्ध जमाव वाला, बलवे वाला मैटर पर। ठीक है, ये क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं विधि विरुद्ध जमाव पर और बलवे पर, जो धारा 154 है, जो बेसिकली बोलती है विधि विरुद्ध जमाव पर और बलवे पर। धारा 154 है जो वो बोलती कि जो संपत्ति पर विधि विरुद्ध जमाव होता है, विधि विरुद्ध जमाव जहां पर होता है उसके मालिक के बारे में बात करते हैं। विधि विरुद्ध जमाव जहां पर होता है, जिस संपत्ति पर होता है, संपत्ति पर होता है, जिस भूमि पर होता है, उसका जो मालिक होता है या उसका जो प्रबंधक होता है, उसके बारे में धारा 154 बात करती है। क्या कहती है कि यदि भूमि स्वामी जानता था कि यहाँ पर ऐसा जमाव होगा या जमाव होने की संभावना है, उसके बावजूद उसने कोई सूचना ना तो पुलिस को दी, यानी यह जानता था या संभावना थी जमाव होने की और पुलिस को इसने सूचना नहीं दी, पुलिस को सूचना नहीं दी, इसने कोई प्रतिरोध नहीं दर्शाया कि यहाँ से हट जाओ, ये मेरी ज़मीन है। अगर ऐसा किया तो इसकी सज़ा है कि इसको जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना जुर्माना? इसको 1000 रुपये भरना पड़ेगा। 1000 रुपये इसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये है धारा 154। ठीक है।
और इसमें यह बहाना नहीं बना सकता कि मुझे तो इनका आशय नहीं पता था, इन्होंने तो मुझसे संपत्ति कुछ और नाम से ली थी और मुझे इनका आशय नहीं पता था, अगर यह आशय होता तो मैं ये नहीं करता। नहीं, आप यह बहाना नहीं बना सकते। संपत्ति आपकी है, भूमि आपकी है, तो आशय का बहाना लेकर नहीं छोड़ सकते। आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उसके बाद आपकी भूमि आपको देनी चाहिए थी। अगर वैसे ही दे दी तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे इनका आशय नहीं पता था या इन्होंने मुझे और आशय से कुछ ज़मीन ले ली। ये बहाना नहीं बना सकते, धारा 156 ऐसा बोलती है। अब आते हैं अगली धारा पर। अब कुछ ही धाराएं बची हैं, इनको भी कवर करेंगे और फिर आएंगे अगले चैप्टर में। धारा 155 बोलती है कि उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फ़ायदे के लिए बलवा किया जाता है। अब इसमें फ़ायदा किसका हो सकता है? जहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव, फ़ायदा तो मालिक, जो भूमि का मालिक है, जहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है उसका भी हो सकता है कुछ ना कुछ, या जिसके फ़ायदे के लिए बलवा किया जा रहा है उसमें से किसी अन्य का भी फ़ायदा हो सकता है। यानी इनमें फ़ायदे का मतलब है कि जो जमाव था और जिसमें जिसने बलवे को आगे बढ़ाया, यानी बलवे में जिसने ट्रांसफॉर्म किया उस जमाव को, उनमें से किस व्यक्ति का फ़ायदा और उसको कितना दंड मिलेगा, उसको कितना जुर्माना मिलेगा। तो इसमें यह है कि जिस व्यक्ति को फ़ायदा दिखा और फ़ायदे के लिए उसने बलवे को होने दिया, धारा 155 बोलती है कि जिसने फ़ायदे के लिए बलवे को होने दिया, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, यानी वह भूमि मालिक हो सकता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का ही कोई सदस्य हो सकता है, तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा जब तक उन्हें वह यह नहीं दिखाते कि उन्होंने प्रतिरोध किया था ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के होने का, या ऐसे होने की जो है पुलिस को सूचना दी थी। जब तक वह यह नहीं दिखाएंगे तब तक उनको जुर्माना लगेगा, उनको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। अब धारा 156 आते हैं, उस स्वामी अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। अब यही सेम कॉपी कर दो, ठीक है, जो मैंने 155 में बताया है, इसमें 156 में जो भूमि मालिक का बता रहा है स्पेशली, ठीक है, इसमें भूमि मालिक का बता रहा है स्पेशली बलवा, यानी जिसके लिए बलवा हुआ है उसका जुर्माना, अगर उसने प्रतिरोध नहीं दर्शाया है, पुलिस को सूचना नहीं दी है, वही सेम कॉपी इसमें है। इसमें अपने फ़ायदे के लिए जिन ने मतलब बलवे में सहायता की या जिन्होंने प्रतिरोध नहीं दर्शाया उन पर दंड लगाता है, उन पर जुर्माना लगाता है। यह स्पेशली 156 भूमि मालिक पर जुर्माना लगाता है। ठीक है। अब 157 जो आता है वो विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना। ठीक है। अब ये आता है जो भाड़े पर ले आया व्यक्तियों को, उनके विषय में है कि भाड़े पर तो ले आया कोई इनको, अब इनको रखा भी विधि विरुद्ध जमाव से पहले, अब रखा और रखने वाले को कितनी सज़ा मिलेगी, यह धारा 157 में है। ठीक है। धारा 157 क्या बोलती है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना, अपने घर में रखना। अब यहां पर 2-3 चीजें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका। अब हो सकता है कि ये विधि विरुद्ध जमाव वाले जो व्यक्ति जिनको संश्रय दिया गया हो, ये कल को विधि विरुद्ध जमाव करेंगे, मान लीजिए आज तारीख 9 और कल करेंगे, तो यहाँ संश्रय देना अपराध माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने मान लीजिए आज अपराध कर दिया और अब 11 तारीख है, अब आप संश्रय दे रहे हो, तो क्या यह अपराध माना जाएगा संश्रय देने का? नहीं, यह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी अपराध के बाद, विधि विरुद्ध जमाव के बाद संश्रय देना अपराध नहीं है, अपराध से पूर्व की बात करते ही है। यानी जिसमें संश्रय देने में संभावना हो कि भविष्य की संभावना हो कि भविष्य में विधि विरुद्ध जमाव करेंगे, भविष्य में विधि विरुद्ध जमाव करेंगे, इसकी संभावना हो, तब संश्रय देना तब अपराध है। ठीक है। यह नहीं है कि पहले कर लिया, जैसे आज कर लिया, आज इन्होंने विधि विरुद्ध जमाव कर लिया 10 तारीख को और ये 11 को जो है मान लीजिए आप संश्रय देना, तो आप अपराधी नहीं है, फिर आपको नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर ये भूतकाल हो गया इनका विधि विरुद्ध जमाव। ये बात करता भविष्य की, यानी जो भविष्य में विधि विरुद्ध जमाव करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें जो 6 माह की सज़ा हो सकती है, जो मकान मालिक है या जिसके कंट्रोल में वो मकान है जो संश्रय दे रहा उसको 6 माह की सज़ा हो सकती है, 6 माह का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि जुर्माना भी दो, 6 माह का कारावास भी भोगो, दोनों चीज़ करो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
अब आते हैं धारा 158 पर। धारा 158 क्या बोलती है? पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख गया है बिल्कुल। अब जो भाड़े पर आए थे व्यक्ति, उनके बारे में धारा 158 बोलते हैं। ठीक है, कि जो विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हुए हैं व्यक्ति, जो भाड़े पर लाए गए हैं। धारा 158 किसके बारे में बात करती है? जो विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हुए भाड़े पर लाए व्यक्ति, जो ये भाड़े पर आए हैं, इनके दंड के बारे में बात करती है। जो भाड़े पर ला रहा है उसका दंड मैंने पहले बता दिया है। जो ये आए हैं इनको कितना दंड मिलेगा? अगर विधि विरुद्ध जमाव सामान्य है, कोई हिंसा नहीं होती है, ठीक है, कोई हिंसा कुछ नहीं होता है, तो इनको मिलेगा 6 माह का कारावास। 6 माह का कारावास। अगर ये हथियारों से सुसज्जित होकर जाते हैं, हथियारों से सुसज्जित होकर जाते हैं विधि विरुद्ध जमाव में, तब मिलेगा इनको फिर 2 वर्ष का कारावास। फिर मिलेगा कितना? 2 वर्ष का कारावास। ये धारा 158 बात करती है। ठीक है, इन दोनों में इनको जुर्माना भी हो सकता है, 6 माह कारावास हो सकता है जुर्माना हो सकता है दोनों चीज़ें दे दे सरकार, मतलब न्यायालय। इसमें हो सकता है इसको जुर्माना हो सकता है इसको फिर दोनों मिल जाएं, कि सज़ा भी भोगो और जुर्माना भी लगेगा, कुछ भी हो सकता है, उस अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। अब आ गया 158, धारा 158, जो बेसिकली डिफाइन करती है दंगों को। दंगा क्या है? आप लोगों ने, मुझे नहीं पता क्या इमेज बना रखी है दंगे की, लेकिन दंगा अब मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ क्या होता है। दंगा क्या है? दंगे के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? जब 2 व्यक्ति, मैंने सही कहा, 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो उसे दंगा कहते हैं। वह दंगा कहलाता है कि वो दंगा कर रहे हैं। ठीक है, दंगा कर रहे हैं। दंगा क्या है? मतलब लोक शांति में विघ्न डाल रहे हैं। 2 व्यक्ति या अधिक, और दूसरी शर्त लोक स्थान होना चाहिए, और वहाँ पर विघ्न डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? दंगा कर रहे हैं। अब इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? कि लड़ाई है, जो विघ्न है, जो डाल रहे हैं 2 व्यक्ति, लड़ाई 2 तरफा होनी चाहिए। अगर उसे दंगा कहना है, लड़ाई क्या होनी चाहिए? 2 तरफा होनी चाहिए। अगर एक तरफा लड़ाई है, यानी एक वर्ग के लोग आए, इनके घर में घुसे, इनको पीट कर चले गए, या गली में चौक पर पीट कर चले गए, तो यह दंगा नहीं है फिर। ठीक है, लड़ाई क्या होनी चाहिए? 2 तरफा होनी चाहिए। इधर से भी लड़ाई और इधर से भी, यानी दोनों आपस में पीट रहे हैं एक दूसरे को, तो वो दंगा हो जाएगा अगर वह सार्वजनिक प्लेस है। दूसरी शर्त जो है इसकी, कि लोक शांति में जो विघ्न पैदा हो, लोगों को आशंका हो कि आतंक फैल गया है, लोगों को डर उत्पन्न हो जाए मन में, यानी थोड़ी सी भी जो है असुविधा हो लोगों को इस झगड़े से, तो वह दंगा कहा जा सकता है। असुविधा हो लोगों को, आतंक हो किसी प्रकार का, डर का माहौल हो जाए, तो उसे कहेंगे वह दंगा है। ठीक है, शर्तें क्या हैं? लोक स्थान हो, लड़ाई 2 तरफा हो, और असुविधा हो, और 2 व्यक्तियों से अधिक हो, तो क्या कहेंगे? उसको दंगा कहेंगे। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर 2 भाई गली में गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, सब चीज़ें रुक गई, बसें रुक गई, लोग आ गए, खड़े हो गए, देखने लगे, तो क्या यह दंगा है? यह दंगा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिस हो गई। गाली गलौज तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो हाथापाई नहीं हो रही है, मार पिटाई नहीं हो रही है, आक्रामकता नहीं है वो, तो क्या हो गया? यह दंगा नहीं होगा। भले ही सार्वजनिक स्थान हो, 2 व्यक्ति हों, लेकिन क्या मेन चीज़ हो रही है? नहीं हो रही है, तो यह दंगा नहीं कहा जाएगा। अब दंगा, बलवा और हमले, इस दोनों में मैं इन तीनों चीज़ों में मैं थोड़ा आपको जो है डिफरेंस हो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो तीनों चीज़ें हैं इनमें डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। दंगा क्या होता है, बलवा क्या होता है और हमला क्या होता है। दंगा 159 में आपने देख लिया है, और बलवा मैंने बता दिया। इन तीनों चीज़ों को मैं सामने लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो गए हो तो दोबारा उन चीज़ों पर आ सके। दंगा, बलवा और हमला। अब बलवा क्या है? 5 व्यक्ति होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर स्थान जरूरी नहीं है बलवा के लिए, स्थान कुछ भी हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है,
निजी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। इसके लिए कितने, 2 व्यक्ति होने चाहिए दंगे के लिए, मैक्सिमम 2 से मिनिमम 2 होने चाहिए। इसके लिए मिनिमम कितने थे, 5 थे, या अधिक हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं। इसके लिए स्थान जो सार्वजनिक होना ज़रूरी है, सार्वजनिक स्थान हो, इससे लोक शांति में विघ्न डलता हो, यानी लोक शांति बाधित होती हो, ठीक है। और यह है हमला। यह जो कहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थान हो सकता है, निजी स्थान हो सकता है। हमला क्या होता है, एक तरफा होता है हमला, हमला 2 तरफा नहीं होता है। दंगा क्या है, दंगा 2 तरफा है। दंगा क्या है, 2 तरफा, यानी आपस में लड़ाई हो रही है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है। हमला क्या है, एक किसी पर वार कर रहे हैं, दूसरा निष्क्रिय है, ये क्या है, हमला है, ठीक है, एक तरफा है, कहीं भी हो सकता है। ये क्या है, व्यक्तिगत शांति की हानि हो रही है, व्यक्तिगत शांति की हानि हो रही है, क्षति हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कौन सी शांति हो रही है, यहाँ पर सामूहिक जो सार्वजनिक शांति है, लोक शांति है, उसको हानि हो रही है, ठीक है। तो ये था दंगा, बलवा और हमले में अंतर। दंगे को बोलते हैं अफरे इंग्लिश में, बलवे को मैंने बता दिया था राइट, और हमले को क्या बोलते हैं, असोल्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। और आखिरी धारा है इस चैप्टर की, धारा 160। बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं लेकिन पहुंच गए हैं। अब 160 क्या हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा, कि यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो अनुमान लगा सकते हैं क्या होता है कि अपराध जब खत्म होने वाला तो क्या मिलते हैं, दंड मिलते हैं। तो दंड के बारे में धारा 160, यानी दंगा करने के लिए कितना दंड मिलेगा, दंगा करने के लिए कितना दंड मिलेगा, दंगे के लिए दंड के बारे में है धारा 160। कितना दंड मिलेगा, दंड मिलेगा 1 माह का कारावास, 1 माह का कारावास, या 100 रुपये का जुर्माना, 100 रुपये का जुर्माना, या दोनों। यह दंड दिया जा सकता है जो दंगा करता है, ठीक है। ये धारा है 160। और ये हमारा चैप्टर 8 जो हो ख़त्म हो गया है। अब वापस मैं पहले वाले जो चीज़ें मैंने शुरुआत में बताई थी, चारों तरफ जो चीज़ें घूमी है, देखो लोक प्रशांति डिफाइन किया था, चारों तरफ पूरा चैप्टर में घूमा लोक प्रशांति। राज्य डिफाइन किया था, पूरे चैप्टर में रहा है। व्यक्ति डिफाइन किया था, पूरे चैप्टर में रहा है। शांति, न्याय, विकास, न्याय, विकास, शांति, शांति अंत तक चला है धारा 160 तक। उन्हीं के चारों ओर यह पूरा चैप्टर घूमा है। धारा 140 160 तक कंप्लीट धाराएं 360 डिग्री के साथ, फुल जो है एनालिसिस के साथ। कहीं से अब क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, यह वीडियो देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, या तुम कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बेसिक से आपको उठाया है और एडवांस तक लेकर गया हूँ। हर मामला, हर सिचुएशन, जो भी अब तक केस हुए हैं सभी इसमें मैंने डिफाइन किए इस वीडियो में। कोई यह 10 मिनट की वीडियो नहीं है, 1 घंटा 28 मिनट की वीडियो लगभग है। और इसमें जो है इतनी देर में जो है लोग जो पूरी आईपीसी कवर करवा देते हैं। हालांकि मैंने भी एक वीडियो कराई, लेकिन मैंने उसमें उद्देश्य मेरा आईपीसी कवर करवाना नहीं। उस वीडियो में मात्र उद्देश्य आपकी रिवीजन करवाना है और आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू आईपीसी का देना है। उसमें मैंने ये मत समझो कि 1 घंटे में आईपीसी कवर करवा दी मैं, नहीं, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में एक सतह बना रहा हूँ, आईपीसी के ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यह पूरा चैप्टर था, चैप्टर 8। गला सूख गया है लेकिन कंटिन्यू है यह वीडियो, और अगला चैप्टर आएगा उसी प्रकार जैसे यह है कि कंटिन्यू पूरी वीडियो रहेगी। अब तो सेकी थोड़ी अपनी बघार सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कवर करवा दिया। अब जिसको छोड़कर जाना है वो जा सकता है, जिसको मुझे सुनना है कि हाँ हम सर सुनेंगे आपको, आपने इतनी वीडियो बनाई तो हम आपको आखिरी जो थोड़ी समय बचा है इसमें भी सुनेंगे, तो सुन सकते हैं। बाकी छोड़ने वाले जा सकते हैं, अब कुछ नहीं बचा है। तो ये 8वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा अगला 9वां चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे जो लोक सेवक हैं या उनसे संबंधित जो अपराध हैं उनके बारे में। जो चैप्टर 9 होगा उसमें भी जो धाराएं होंगी जितनी होंगी उनको 360 डिग्री कवर करवाऊंगा, एग्जामिनर के अप्रोच के अनुसार कवर करवाऊंगा। साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दूंगा, ताकि आप कहीं भी जाओ, कितने बड़े विद्वान से बहस कर लो, आप मात नहीं खाओगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपका एडवांस भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई करवा देता है, जो मैंने करवा दिया, इससे बाहर कोई मतलब ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडवांस में किताब पढ़ोगे तो चुटकियों में समझ में आ जाएगी। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आप जो छोड़कर जा चुके हैं उनको जाने दो, आपके लिए कुछ फ़ायदा बचा है। आपको अगर इस वीडियो के नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को।
और वहाँ पर आपको इस वीडियो का अपलोड होने के बाद 1 या 2 दिन के अंदर इस वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया, शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है कि नहीं बहुत अद्भुत पढ़ाया है तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ आप अंत तक यहाँ तक पहुँचे हैं और आप मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।